आज एक नई टॉपिक लेके आई हूँ सवेरा। पारो जब दुल्हन बनकर ससुराल आई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे पता था कि वो एक बहुत छोटे से घर में आई है, पर सास ने जिस तरह दहलीज पर तेल डालकर उसका माथा चूम लिया था, पारो का मन कुछ ठिकाने आ गया था। उसके पिता का घर भरा हुआ था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। भाइयों ने अलग अलग अपना घर बसा लिया था। अपनी बहन के लिए भी बेगाने से हो गए थे। उसके पिता के लिए एक ही फिक्र थी कि बेटी को कैसे अपने हाथों से विदा करूं। इसीलिए उसने सारी बात पारो के कान में डाल दी थी। तेरे लिए जो घर मैंने देखा है, उनकी सारी ज़मीन उनके भाइयों ने दबा लिया है। घर का बड़ा बेटा अमेरिका में रहता है, उसी से तेरा ब्याह करूँगा। और अब उसकी सास उसे बेटी बेटी कहते थकती नहीं थी। पारो को ऐसा लगा जैसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही हो। लेकिन पारो का पति से अभी अच्छी तरह भी पहचान नहीं हुई थी कि उसका अमेरिका लौटने का वक्त आ गया। सास ने पारो के सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी तू गम न कर, वो जल्दी ही कागज बनाकर आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। पारो के घर में उसका एक देवर भी था। एक दिन पारो ने देवर का चेहरा कुछ उतरा हुआ देखा। फिर उसका देवर माँ को एक तरफ ले जाकर कुछ बातें करते हुए देखा तो वो चिंता में पड़ गई। सुबह उसने सास की चारपाई पर बैठ गई और कहने लगी, माँ सच सच बताओ, देवर जी इतने दुखी दुखी क्यों हैं? माँ ने उसके पीठ पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी ये मेरे बेटे तो चिंता फिक्र करना तभी से लग गए हैं जब सर से बाप का सर उठ गया था। शरीकों ने सारी जमीन दबा ली। गांव में तो सब लाठी के जोर की जीत होती है। पारो बोली, हाँ वो तो मुझे मालूम है। अब देवर जी को कौन सी नया फिक्र लग गई है? गांव के कुछ लोग जो हमारे हमदर्द हैं वो कहते हैं कि अब तुम दोनों भाई बड़े हो गए हो, मुकदमा करो और अपना ज़मीन वापस ले लो। तो इसी फिक्र में है कि मुकदमा करने के लिए रुपये की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से आएगी? कोई उधार भी तो देता नहीं। पारो ने सुबह की रोशनी की तरह मुस्कुरा दी और बोली कि मेरी माँ के गहने मेरे पास हैं। ये कहकर वो वहाँ से उठी और जेवर के पुतली लाकर देवर के हाथ में थमा दी। देवर ने अपना सर अपनी भाभी की छाती से लगा दिया और कहने लगा, भाभी आप तो लक्ष्मी हैं, आपका पैर पड़ते ही सब अच्छा होने लगता है। अब मैं मुकदमा जरूर जीत लूँगा, उसका 7 गुना जेवर बनाकर आपको दूंगा। पारो हंसी और कहने लगी, देवर जी मैं कोई बाहर की थोड़ी हूँ जिसकी अमानत वापस करनी है, ये भी तो मेरा घर है। पारो की माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। मुकदमा को 1 साल हो गया था। देवर ने आकर कहा, भाभी आज कोई पूजा पाठ जरूर करना, आज मेरी आखिरी पेशी है, दुआ करना आज मैं मुकदमा जीत कर आऊँ। पारो ने कहा, देवर जी कचहरी जाओगे तो जिस कमरे में जज होगा उसी वक्त कमरे में पैर रखते वक्त थोड़ा सा चांदी का बुरादा दरवाजे के पास छिड़क देना। कहते हैं ऐसा करने से मुकदमा जीत लेते हैं। देवर खुश हो गया और कहने लगा, भगवान किसी खास मिट्टी से मेरी भाभी को पैदा किया है। शाम को देवर हंसता मुस्कुराता गीत गाता हुआ घर की तरफ आ रहा था। पारो जल्दी से उठी और घर के दरवाजे की तरफ जाते हुए देवर को आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, तुम नीम के साए में बैठी तो नीम भी बसाते बांटती। ये गीत पारो के दिल में उतर गया। माँ भी आ गई और नंदा ने माँ को अपने बाहों में ले लिया और कहने लगा, 2 गांव के चौधरी भी वहाँ मेरे साथ थे और मैं मुकदमा जीत के आया हूँ। माँ ने खुशी से भर आई आंसू को आंचल से पूछा और कहने लगी, नंदा ने पारो से कहा, भाभी अब तुम जमीन वाली और बागों वाली हो गई हो। पारो हंस दी। अब घर में आए दिन आम अमरूद के टोकरे आने लगे। सब्जियां इतनी आती थीं कि माँ पास पड़ोस में बांटती थी, पर नंदा अंदर ही अंदर उदास हो गया था। न जाने क्या बात है कि भाई के पास से कोई खत नहीं आता। नंदा ने 2 बार खत लिखा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
एक दिन नंदा ने गांव जाकर वो घर ढूंढ लिया जिस घर के 2 बेटे अमेरिका गए हुए थे। वहां जाकर नंदा ने कहा, मैंने अपने भाई के बारे में पूछने आया हूँ। बहुत दिनों से उनका कोई खत नहीं आया। इस घर का आदमी ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत पैसा कमाता है, उसका बंगला, कार, बीवी, बच्चे सब अच्छे हैं। नंदा के मुंह से निकला, बाल बच्चे? वो आदमी बोला, क्या वो आप लोगों को बताया नहीं कि वो वहाँ बहुत साल से शादी कर ली है? नंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो आदमी हंसकर बोला, जाकर उसको बोलूँगा वो घर को खत क्यों नहीं लिखता। नंदा कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। एक दिन माँ ने नंदा को बैठाकर बोली, तू कहीं से पता कर, भाई क्यों खत नहीं लिखता, हमारा कोई खबर नहीं लेता। नंदा ने कहा, माँ, आदमी के मन में क्या चलता है उसे किसको पता। हो सकता है वो वहाँ पर शादी कर लिया हो, अपना घर बसा लिया हो। माँ ने कहा, ऐसा बात क्यों मुँह से निकालता है। इसी तरह कितने दिन गुजर गए। पारो अब उदास रहने लगी थी। देवर ने पारो से कहा, भाभी, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हो, बागों में जाकर देखा करो। वो कहने लगी, अरे मैं तो कड़वी नीम हूँ, किसके लिए बतासे बांटूं। नंदा ने आंखें नीचे कर ली और कहा, मैं जो बैठा हूँ तेरी छाया में। पारो हंस दी और कहने लगी, कल को तो अपनी नीम की छाया में बैठेगा, मेरा क्या है। नंदा ने हंस कर कहा, अच्छा, अपनी नीम कौन सी होती है। पारो ने कहा, वही जिसे तू ब्याह करके लाएगा। एक दिन नंदा खुश होकर हंसता हुआ पारो के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, अब बताओ, मुझे अपनी छाया में बैठने दोगी। पारो हैरान सी देवर की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देवर जी, आज तुम्हें हो क्या गया है। नंदा ने कहा, कुछ नहीं, पर उठकर माँ को बुला लाया और कहने लगा, माँ, मैं जो सुना रहा हूँ सुनकर घबराना नहीं। तुम्हारे बड़े बेटे ने यहाँ आकर झूठी ब्याह का स्वांग किया था, शायद इसलिए कि तेरा कहना टाल नहीं सकता था। असल बात तो यह है कि उसने कई साल पहले वहाँ ब्याह रचा लिया है। उसके बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। माँ ने चीख कर कहा, अगर ये बात सच है तो वो मेरा कोई नहीं, न वो मेरी बहू न पोता पोती। पारो के चेहरे का रंग पीली पड़ गई और कहने लगी, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो मैके में भी अपने होकर भी अपने नहीं। नंदा ने पारो का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम यहाँ अपने घर में रहोगी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। नंदा ने कहा, माँ, ये बात मुझे 6 महीने पहले मालूम हो चुका था। अब मैं भाई के पास तलाकनामा लिखकर भेज दिया हूँ। और माँ का पैर छूकर कहा, अब हमें दुआ दीजिए, मैं और पारो अपना घर बसा लें। माँ ने ममता भरी नज़रों से छोटे बेटे नंदा को और पारो को देखा और दोनों को दुआएं देने लगी। अब पारो का आज नया सवेरा हुआ था। प्लीज़, पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।